वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो बात करता है द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा की। रेस का मतलब होता है थिंग, जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। तो द टर्म रेस जुडिकाटा मीन्स अ थिंग विच हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड shall not be heard again. And section 11 of the code of civil procedure reads as: no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. तो बेयर रीडिंग करके हमें एक चीज समझ में आए दैट देर इज नो बार ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बट द कोर्ट शैल नॉट ट्राई सच सूट और इशू. Another thing is section 11 is not limited to suits only because रिट्स एटसेट्रा का लॉ भी डिस्कस किया जाता है रेस जुडिकाटा के टर्म्स में. जो सेकंड चीज हमें समझ में आई कि एक तो मैटर डायरेक्टली इन इशू हो सकता है और एक मैटर वो हो सकता है जो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है. उसके लिए एक्सप्लेनेशन 4 है, हम आगे रीड करेंगे. और यहाँ पे वर्ड यूज करा है इन अ फॉर्मर सूट. सो द फॉर्मर सूट ऑल्सो इंक्लूड्स द अपील, द क्रॉस सूट्स, द एक्स पार्टी सूट्स. एक्सप्लेनेशन 1 की बात करें तो ये हमें फॉर्मर सूट के बारे में बताती है. रीड्स एज द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto. तो ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले कौन सा सूट डाला है. रेस जुडिकाटा देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा वो सूट है जो पहले डिसाइड हो चुका है, किस में डिसीजन पहले आया है. फॉर एग्जाम्पल, केस 1 इंस्टीट्यूट किया गया था आपका ईयर 2020 में और उसका डिसीजन आया ईयर 2024 में. वहीं पर एक केस 2 था जिसको इंस्टीट्यूट किया था हमने ईयर 2001 में और उस केस का डिसीजन आया था ईयर 2022 में. तो जो केस 2 है ये प्रीवियस सूट हो जाएगा बिकॉज इसमें डिसीजन जो सब्सिक्वेंट सूट था उससे पहले आ चुका है. मतलब जो केस 1 हमने डिसाइड किया था 2024 में उससे पहले केस 2 का डिसीजन आ चुका है, इसलिए केस 2 इज अ प्रीवियस सूट. तो एक्सप्लेनेशन ने हमें क्लियर कर दिया कि आपकी डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द सूट से देखा जाएगा कि फॉर्मर सूट कौन सा है, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. नेक्स्ट हम रीड करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 जो हमें कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में बता रही है. इट रीड्स एज फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन the competence of a court shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court. So एक कोर्ट ने डिसीजन दिया है और उस कोर्ट के डिसीजन से अपील लाई करती है. जस्ट बिकॉज अपील लाई करती है आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो कोर्ट है ये तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था फाइनल डिसीजन देने के लिए. सो ऐसा नहीं है, राइट ऑफ अपील डिसाइड नहीं करेगा कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 के ऊपर जो बात करता है मैटर इन इशू. तो मैटर इन इशू का मतलब क्या हो गया, एक मैटर ऐसा है जो पार्टी एलिज कर रही है और दूसरी पार्टी उसी मैटर को डिनाई कर रही है. सो ये बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है, मतलब पार्टीज के बीच में एक लड़ाई की वजह बन जाती है, इशू बन जाता है, उसको बोलते हैं मैटर इन इशू. इट रीड्स एज द मैटर अबव रेफर टू मस्ट in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party. तो एक पार्टी एलिज कर रही है और दूसरी पार्टी उस मैटर को डिनाई कर रही है, तो यहाँ पे मैटर इन इशू बन गया. क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉम्प्रोमाइज और कंसेंट डिक्री पे भी रेस जुडिकाटा लगता है बिकॉज वहां तो कोई मैटर इन इशू नहीं होता है, पार्टी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे केस को डिस्पोज ऑफ करवा लेती है. तो इसका आंसर है कि कॉम्प्रोमाइज और कंसेंट डिक्री पे आपका रेस जुडिकाटा नहीं लगता है. हम मूव ऑन करते हैं एक्सप्लेनेशन 4 पे जो बात करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की.
तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब हो गया ऐसी चीज जिसको आपने ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक बनाना चाहिए था पर आपने नहीं बनाया. रीड एज any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit. कौन से वाले सूट में? जो सूट आपका पहले डिसाइड हो चुका है. shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. और एग्जाम्पल से समझते हैं. तो A files a suit against B for possession of land on the ground of ownership and the suit is dismissed against A. A again file a suit against B for the possession of the same land as mortgager. Now the suit is barred against A because A ought to have raised such matter in former suit as well as he had the knowledge of it that he is also the mortgager of the same property. तो पहले उसने बोला कि मैं ऑनर हूं इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी दिलाई जाए. केस डिसमिस हो गया. अब वो फिर आ गया बोलता है मैं मोर्टगेजर हूं इसलिए मुझे प्रॉपर्टी दिलाया जाए. तो कोर्ट बोलेंगे जब आपने पहला केस डाला था तो आपने तब क्यों नहीं ये डिफेंसेस लिए? आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग करके कोर्ट का वक्त ज़ायर कर रहे हो और इसलिए यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन 5 जो बात करती है रिलीफ के बारे में. मतलब आपने एक रिलीफ मांगी कोर्ट से बट कोर्ट ने उस रिलीफ को लेके कोई डिसीजन नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको रिलीफ देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. एंड इट रीड्स एज एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused. Next we move on to explanation 6 जो बात करती है रिप्रेजेंटेटिव सूट की. Now सपोज करो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट डाला, एक पर्सन ने रिप्रेजेंट करा पूरी कम्युनिटी को जो या सोसाइटी को और उस सोसाइटी के अगेंस्ट या फेवर में कोई डिसीजन ऑफ द कोर्ट आ जाता है. तो क्या वो डिसीजन ऑफ द कोर्ट बाकी लोगों पे भी बाइंडिंग होगा? बिकॉज बाकी लोगों को तो एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था, सबने तो केस नहीं लड़ा बट उनको कोई रिप्रेजेंट कर रहा था. तो एक्सप्लेनेशन 6 बताती है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पे भी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा लगेगा. इट रीड्स एज वेयर पर्सन्स litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others. All persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating. जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है यही माना जाएगा कि जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनके फेवर और अगेंस्ट में भी वो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग माना जाएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन 7 जो बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एंड रेस जुडिकाटा की. तो क्वेश्चन अराइजेस क्या जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है? And it reads as the provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree. ये pre का क्वेश्चन है that res judicata also applies to the proceedings for the execution of a decree. And references in this section to any suit, issue or a former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree. So the term suit, issue or former suit shall be taken as proceeding for execution of a decree will be taken as a suit. Question arising in such proceedings will be considered as issue and former proceeding for the execution of decree will be considered as former suit. And hence res judicata also applies to the execution proceedings. Next we move on to explanation 8 which talks about limited jurisdiction. Means एक कोर्ट का लिमिटेड jurisdiction था और उस कोर्ट ने डिसीजन दे दिया. It reads as an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. So एक्सप्लेनेशन 8 हमें बता रहा है एक कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थी कि वो एक पर्टिकुलर
स्पेसिफिक इशू को ऊपर जुरिस्डिक्शन रखते थे, और उन्होंने उस जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए उस इशू को डिसाइड कर दिया, जबकि उस कोर्ट के पास पूरे सूट को डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था या पावर नहीं थी। तो एक्सप्लेनेशन 8 ये बोल रही है, भले ही कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन ने एक इशू के ऊपर डिसीजन दे दिया, जबकि उस कोर्ट के पास पूरे सूट को डिसाइड करने की पावर नहीं थी, स्टिल रेस जुडिकाटा विल अप्लाई टू सच डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन स्पेसिफिक इशू। तो एक पार्ट ऑफ द सूट पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, इवन दो the decision is given by the court of a limited jurisdiction having no power to decide the complete suit. So thank you so much. This was all about section 11 as given in the Bayer Act. मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एक वर्ड को, जैसे कि फॉर्मर सूट का मतलब, पार्टीज कौन होती हैं, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल कौन होते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, वो मेंस के पर्पज से होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।